Hello everyone, I am Dr. Nitesh Lamoria. I am MCH Plastic Reconstructive and Cosmetic Surgeon. आज हम एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं क्योंकि जिसके अंदर हम कुछ फेमस सेलिब्रिटी जिनके अंदर प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है या फिर किसी के अंदर प्लास्टिक सर्जरी की नीड है इंटरवेंशन की, उस पर हम डिस्कस किया करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फेमस पर्सनैलिटी नन अदर देन अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक सीएम रह चुके हैं और एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। और जब इनकी फ़ोटो मेरे सामने आती है तो मुझे इनकी नोज़ पक्का दिखती है। मैं अखिलेश यादव का डॉक्टर नहीं हूँ, ये सारी राय मेरी एज ए प्लास्टिक सर्जन है। तो लेट्स स्टार्ट एनालिसिस ऑफ अखिलेश यादव नोज़। अखिलेश यादव की जब नोज़ की फ़ोटो देखी तो साफ साफ दिखता है कि काफ़ी एक डेविएशन है नोज़ के अंदर, काफ़ी डिफॉर्मिटी है। तो मैंने छानने की कोशिश करी कि क्या कारण है, कोई ट्रॉमेटिक कॉज तो नहीं है। और मैंने जब ये सर्च किया तो पता लगा उनको ट्रॉमा भी हुआ था। जब ट्रॉमा हुआ था एज पर हिम कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने ये कहा कि आपकी शादी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको सर्जरी की नीड नहीं है। ये हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि राइनोप्लास्टी नोज केवल कॉस्मेटिकली काम नहीं आता। नोज का काम मेन फंक्शन है सांस लेना। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द नोज इज द मेन फंक्शन, कॉस्मेटिक फंक्शन ऑफ द नोज इज द सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द नोज इज गुड ब्रीदिंग, गुड एयर। भी नेजल डेविएटिंग सेप्टम या किसी के बाय बर्थ हो, क्योंकि अखिलेश यादव जी की जो मैं लिटरेचर पढ़ा उसके अंदर इनके पिताजी के अंदर भी डेविएटिंग नेजल सेप्टम डेविएशन एक नॉर्मल चीज़ है जो 30-40% पॉपुलेशन में नॉर्मली भी मिलता है और जेनेटिकल भी लिंक बहुत होता है। तो उनके चाचा में और उनके पिताजी जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी थे उनके अंदर भी डीएनएस का था। पर जो इनकी नोज इतनी ज़्यादा डेविएशन हुई, डिफॉर्म्ड हुई है, इसका कॉज ट्रॉमेटिक भी ज़्यादा है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब इतनी नेजल डिफॉर्मिटी आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हम अक्सर कई पेशेंट ऐसे ऑपरेट करते हैं जहाँ पर डीएनएस काफ़ी ज़्यादा डेविएटेड होता है। इन पेशेंटों के अंदर हमने कई बार सिटी स्कैन कराई था जहाँ पर हमें फाइंडिंग साफ साफ नजर आती है कि इन पेशेंटों के अंदर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी भी होती है, रिकरेंट कोल्ड इन्फेक्शन भी होता है। इन पेशेंटों में हेडेक की कंप्लेंट भी कॉमन होती है, म्यूकोसल हाइपरट्रॉफी होती है, कॉन्का बुलोसा भी हो सकता है, साइनोसाइटिस रिकरेंट होता रहता है इन पेशेंटों के अंदर, और कॉस्मेटिकली तो है। तो जब इतना ब्रीदिंग का मेन ऑर्गन जब नोज है, जब सांस किसी को अच्छा नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल योगा का मेन प्रिंसिपल है अच्छी ब्रीदिंग, अंदर अच्छा सांस लेना, अच्छा बाहर छोड़ना। तो जब ये नॉर्मल मैकेनिज्म बॉडी का डिस्टर्ब होता है, चाहे वो ट्रॉमेटिक नोज हो या ज़्यादा डेविएटेड सेप्टम हो, तब आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 10 साल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब नोज के अंदर इतनी डिफिकल्टी होती है तो नोज में कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं जो मैंने आपको बताया, टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, कॉन्काबुलोसा, रिकरेंट साइनोसाइटिस, हेडेक। तो जब इतनी प्रॉब्लम होती है रिकरेंटली तो ये डेफिनेटली आपके लाइफ स्पेन को इम्पैक्ट करती है। तो आइए हम एक बार देखें नोज के अंदर की क्या क्या होता है। नोज के अंदर बीच में सेप्टम है। सेप्टम बिल्कुल बीचों बीच अलाइन होता है। कई लोगों में ये एविडेंट ज़्यादा होता है, जैसे इनके केस में काफ़ी ज़्यादा है। तो सेप्टम डेविएशन होने की वजह से टर्बिनेट जो आपके नॉर्मल म्यूकोसा होते हैं और वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और ये इजीली करेक्टेबल है। आपको आज के टाइम में इतनी नॉन इन्वेजिव इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम जो ऐसी बोन शेपिंग जब सर्जरी करते हैं राइनोप्लास्टी के अंदर, तो हम उसको पीजियोटोम असिस्टेड करते हैं। पीजियोटोम एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस है जो बोन को सिर्फ कट करता है, आसपास के टिश्यू को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। तो एक नॉन ट्रॉमेटिक राइनोप्लास्टी पीजियोटोम से ही पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह जब ऑस्टेटोमी करनी होती है, बोन को शेपिंग में वापस अलाइन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी नोज के अंदर ना केवल सेप्टम डेविएशन है, इनकी नोज के अंदर बोनी भी काफ़ी डिस्टॉर्टेड है क्योंकि ट्रॉमेटिक का केस था। ट्रॉमेटिक के अंदर पक्का इनका फ्रैक्चर हुआ नेजल बोन का और नोज पूरी की पूरी डिफॉर्म्ड होकर उस साइड चले गए, वहीं पे फ्यूजन हो गया। तो इस केस के अंदर हमें वापस रिफ्रैक्चर करके नोज को अलाइन करना पड़ेगा। सेप्टम जो इनके
हेरिडिटी इनके है ही तो वो भी ठीक करना पड़ेगा। और इसके बाद ना केवल कॉस्मेटिकली नोज आएगी बल्कि एक फिजियोलॉजिकल अच्छी सांस लेने वाली नोज भी बनेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसी सर्जरी करने से पहले राइनोप्लास्टी के अंदर जहाँ पे इतनी डिफॉर्म हो तो हमें डिपेंड करता है कि हम ओपन राइनोप्लास्टी की तरफ जा रहे हैं या क्लोज राइनोप्लास्टी की तरफ जा रहे हैं। जब मान लीजिए हमें सिर्फ सेप्टम करना है तो वो हम एंडोस्कोपिकली जाके भी सेप्टम करेक्ट कर सकते हैं। मानो केवल एक डॉर्सल हम्प है, जो डॉर्सल हम्प के हैं तो वो भी हम क्लोज राइनोप्लास्टी में कर सकते हैं। पर जब इतनी डिफॉर्म नोज हो, जब इतनी डिफॉर्म बोनी एब्नॉर्मलिटी हो जहाँ पे टिप डेविएशन नहीं है, डॉर्सल हम्प नहीं है, बोनी ट्रॉमेटिक की वजह से पूरी हो चुका है, डीएनएस है, यहाँ पर हमें ओपन राइनोप्लास्टी करते हैं। ओपन राइनोप्लास्टी के अंदर मैं बता दूं कि ओपन राइनोप्लास्टी में सिर्फ एक सूचर आता है जो हम ट्रांसकोलुनर के अंदर देते हैं। यहीं से नोज पूरी की पूरी ओपन हो जाती है, जहां पर हमारे सामने पूरी नोज ओपनली होती है, तभी इसको कहते हैं ओपन राइनोप्लास्टी। आपके लिहाज से ये ओपन राइनोप्लास्टी का मतलब ये नहीं है कि चीजें लगे और ओपन हुआ। यहाँ पर सिर्फ अपन जो एक काफी कॉमन प्लेस वाला इंसिजन लेते हैं ट्रांसकोलुनर, और वो केवल ओपन राइनोप्लास्टी के लिए बहुत बड़ा एक्सेस देता है और बड़े से बड़े डिफॉर्मिटी भी एक तरह से स्कारलेस ही है। फॉर एग्जाम्पल इनके केस में हम चूज करना चाहेंगे ओपन राइनोप्लास्टी, क्योंकि हमें डीएनएस भी करना है, प्लस में बोनी डिफॉर्मिटी भी करना है, डॉर्सल हम्प भी है, लैटरल ऑस्टियोटॉमी, मीडियल ऑस्टियोटॉमी सब करना पड़ेगा, तो इसमें हम ओपन राइनोप्लास्टी जाएंगे। और जितनी भी ऑस्टियोटॉमी होगी ये सारी पीजियोटोम असिस्टेड होगी। तो इसका फायदा क्या है कि आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक ना कोई स्वेलिंग आती है, ना कोई ज़्यादा आपका ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को पेन कम होता है, पेशेंट अगले दिन या सेम डे ही डिस्चार्ज कर सकता है। यही फायदा है पीजियोटोम असिस्टेड राइनोप्लास्टी, जो इन अखिलेश यादव जी के लिए एक आइडियल राइनोप्लास्टी कहलाएगी। इसके अंदर हमें पहले सेप्टम करेक्शन करना पड़ेगा। सेप्टम जब हम करेक्शन करते हैं तो हमें सेप्टम से ही ग्राफ्ट मिल जाता है। उस ग्राफ्ट को हम पतले पतले कार्टिलेज को यूज करके कॉलोनर स्टड, स्प्रेडर ग्राफ्ट, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है इंटरनेजल वॉल का वो, और टिप प्लास्टिक के अंदर या रिम ग्राफ्ट के अंदर यूज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन। इनके केस में हम स्प्रेडर ग्राफ्ट भी लगाएंगे और इनके केस के अंदर कॉलोनर स्टड भी लगेगा। और इसके बाद इनके अंदर होगी लैटरल ऑस्टियोटॉमी एंड मीडियल ऑस्टियोटॉमी, ताकि हम ये नोज के जो डिफॉर्मिटी अपर 1/3 पार्ट में है उसको अलाइन करें बोनी पार्ट को। तो अपर 1/3 पार्ट होगा लैटरल ऑस्टियोटॉमी, मीडियल ऑस्टियोटॉमी। मिडल पार्ट के लिए हमें करना पड़ेगा कार्टिलेजेस फ्रेमवर्क और टिप प्लास्टी, और इनका काम बहुत बढ़िया। यहाँ पे अखिलेश यादव जी को ये जानना जरूरी है कि ये केवल जो एज पर उनका जो अखबार में था कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी शादी हो चुकी तो चाहे मत कराओ, ऐसा नहीं है। सांस आपको भी लेना है, लाइफ आपको भी है, और हमारा पर्पस यही रहता है कि हमेशा हर इंसान 100 साल की जिंदगी दे। और इतना जब लोग सेवा का काम करते हैं, जब लोग नेता होते हैं, तो हमें भी इनको शुभकामनाएं होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल्याण का काम कर पाए। तो इस लिहाज से मैं अखिलेश यादव जी को एडवाइस करना चाहूँगा कि वो एक पीजियोटोम असिस्टेड राइनोप्लास्टी करें, जहां हम ना केवल डीएनएस करेक्ट करेंगे, हम बोनी डिफॉर्मिटी करेक्ट करेंगे, हम अच्छा टिप करेंगे, और इनका डॉर्सल जो हम्प है वो हम्प भी करेक्शन होगा। और ये सब कुछ एक सूचर के अंदर स्कारलेस राइनोप्लास्टी के अंदर हो सकता है। तो इससे ना केवल कॉस्मेटिकली है, आपकी लंबी जीवन, आपके अच्छे सांस, क्योंकि सांस से ही सब मैकेनिज्म बॉडी के चलते हैं, चाहे ब्रीथिंग लंग्स ले रहा हो, चाहे किडनी में भी जा रहा हो, चाहे आपके फेफड़ों में जा रहा हो, ब्रेन में जा रहा हो, ब्लड में जा रहा हो, ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग।